सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल जमहूर नौशेर अफरोज़ से मैं हूँ मुज़फ़्फ़र अब्बासी। मुल्क की मईशत की बात करें तो 80% ज़राअत पर मुश्तमिल है। सिंध की बात करें तो 2022 और 22 में सैलाब आया, 23 में बारिशों की वजह से फसलों को बहुत सारा नुकसान हुआ। सेम की वजह से जो है वो ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं। सिंध गवर्नमेंट इसके हवाले से कोई इंतज़ामात नहीं कर रही। महकमा इरिगेशन स्कार्ब की बात करें तो महकमा इरिगेशन स्कार्ब ने यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से सेम को ख़त्म करने के लिए ट्यूबवेल और पंपिंग स्टेशन लगाई हैं। मैं इसी गांव के अंदर मौजूद हूँ और अंदर की सूरत हाल में आपको बताऊं कि इस गांव के गलियों में भी जो है वो सेम का पानी है। ज़मीन तो इनकी बंजर है, लेकिन ये गाँव वाले इतने परेशान हैं। मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको, ये एक घर है, ये पूरा घर है। यहाँ पर ये देखें, ये पानी देखें, ये कोई किसी चीज़ का पानी, ये सेम का पानी है। और ये जो पंपिंग स्टेशन और ट्यूबवेल ना चलने की वजह से ये पानी घरों में है। अब जब तक ये जो आप सर्दियां देख रहे हैं, जितनी सर्दी बढ़ेगी और तो ये पानी भी ऑटोमेटिक जो बढ़ेगा। इनके घरों के अंदर पानी है, बाहर पानी है, यानी कि ये गरीब लोग हैं, ना इनके पास मजदूरी है, ना ज़मीन बेहतर है कि ये कोई फसल जो है वो उगा सकें। तो ये किससे फ़रियाद करें? गवर्नमेंट है कि उनको अपनी फ़ुर्सत नहीं मिलती करप्शन से, नाअहली की वजह से। तो गरीब लोगों का आखिर होगा क्या? ये पानी है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये घर है, अब घर में पानी इस तरह, तो किस तरह बच्चे चलते होंगे, किस तरह इनका सिस्टम चलता होगा। तो अफसोस के साथ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो है वो सोचना चाहिए कि ज़िला नौशेर अफरोज़ में सेम की वजह से हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो गैराबाद हो रही है। इसके अलावा बड़े बड़े जो गाँव हैं, वो पहले गांव कच्चे हैं तो वो गांव तबाह हो रहे हैं। तो गरीब आवाम आखिर जाए तो कहाँ जाए? मैं स्कार्ब इरिगेशन डिवीज़न नौशेर अफरोज़ ऑफ़िस में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है अहमद अली काकीपुर साहब, जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। उनसे पूछेंगे कि सर, महकमा स्कार्ब इतने ट्यूबवेल हैं, पंपिंग स्टेशन हैं, लेकिन हमने देखा है कि कहीं कहीं पंपिंग स्टेशन नाकारा हैं, ट्यूबवेल भी नाकारा हैं, और सेम की आखिर क्या वजह है? इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से जो सिम छोड़ है, ये रोडी केनाल की वजह से तमाम तर जो रोडी केनाल हमारा आ रहा है रानीपुर से मोरो तक, दोनों तरफ से सिम छोड़ है। उनसे बिल्कुल पैरेलल में हमारे जो पंपिंग स्टेशंस भी हैं, वो इंशाल्लाह ताला अभी उन पे काम चल रहा है और अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। और जो पुरानी पंपिंग स्टेशन में मोटर वगैरह थे, थोड़ा वो अपनी वो लाइफ पूरी कर चुके हैं। अभी जो हम उनको इन्हांसमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये आपको रिजल्ट मिलेगी। मैं इस टाइम पे एडिशनल डायरेक्टर गुलाम फारूक विस्ट्रो साहब के साथ मौजूद हूँ, ज़राई माहिर भी हैं। इनसे पूछेंगे कि सर, सेम हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो गई है और बड़े बड़े जो गाँव हैं वो भी सेम की नज़र हो गए और ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। तो आप तजुर्बा रखते हैं और 24 घंटा आप जो है वो मुख्तलिफ ज़राई मालूमात देते रहते हैं। तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि सेम को किस तरह ख़त्म किया जाए? तो अर्ज़ी है कि पहले तो असबाब आपको देखने पड़ेंगे कि किस वजह से ये सेम जो है सारी सिंध में फैल रहा है और दिन ब दिन ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर रहा है। तो उसमें पहला तो इसमें आता है कि जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे कैनाल से हैं, वो सीपेज होते हैं। और हमारे जो छोटे छोटे उसमें जैसे रोडी कैनाल है, तो उसमें सीपेज जब होती है तो इसी की वजह से आप देखते होंगे कि दाएं बाएं जो आपकी तला की सूरत आप देखते होंगे कि ये एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है कि हम हार्ड इंडस्ट्री क्रॉप जो वो लगाते हैं, जैसे कि राइस वगैरह है या शुगर केन है, तो वो हम जब लगाते हैं तो उसमें रेगुलर पानी इतना देते हैं कि उस वजह से जो ज़मीन की सतह से ऊपर पानी आ जाता है। जब ऊपर पानी आ जाता है तो वो सेम की शिकल अख्तियार कर देता है। तो दूसरी वजह ये है। और तीसरी वजह ये है कि हमारी जो LBOD और RBOD जो हमारे पास जो दोनों ये प्रोजेक्ट थे वो थे तो सिम को ख़त्म करने के लिए, मगर वो उल्टा काम कर रहे हैं।
मैं इस टाइम पे डॉक्टर अब्दुल कदीर मेमन साहब के साथ मौजूद हूँ और आइए हम इनसे पूछेंगे कि स्कार्प इरिगेशन के लगाए हुए जो पंपिंग स्टेशन हैं और ट्यूबवेल हैं वो तो नाकार हैं, और इसके अलावा जो सेम जो है हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। बड़े बड़े नौशेर अफरोज़ के जो गाँव हैं वो सेम के पानी की नज़र है। इसके अलावा ज़मीनें जो हैं वो बंजर होती जा रही है। तो डॉक्टर साहब हमें बताइएगा कि आखिर किस तरह इनसे जान छुड़ाएंगे सेम के पानी से, क्योंकि महकमा स्कार्प भी है वो भी काम नहीं कर रहा, बड़े बड़े गांव वाले परेशान हैं, तो क्या हल है इसका? दरअसल ये कि ये स्कार्प इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान में यानी कि सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, वैसे ये सिंध में जो बना था वो 70s में आया था। तो ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पैसे दिए गए थे। वैसे तो पाकिस्तान में 2022 की जो सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो डीजल जनरेटर और इलेक्ट्रिक पे जनरेटर ट्रैक्टर पे थे वो 1.2 मिलियन का तादाद है पाकिस्तान में, जिसमें पंजाब में 85% उसका रेशो है, जबकि सिंध में जो उसका टोटल 6.4 रेशो है। ये सिंध में तो बहुत पहले तो कम है, एक तो अंडरग्राउंड पानी हमारे पास मीठा कम है, और दूसरा ये कि हमारे पास जो स्कार्प इरिगेशन का सिस्टम है वो अभी वो 40 साल के बाद रिप्लेस होने थे। वो जो 40 साल की उनकी गारंटी थी, ये जो मोटर दिए हुए थे, जो लगाए हुए थे, लेकिन उसके बाद ये रिप्लेस नहीं हुए। एक तो आस्ता आस्ता वो डैमेज होते चले गए, बिजली के इशूज़ आ गए। बिजली तो आजकल उन फीडर पर है ही नहीं, और इतनी महंगी है कि वो कोई भी शायद नहीं चला सकता। तो बिजली पर तो एक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। तो सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई हम जो है ना वो उसको सोलर पे तब्दील कर रहे हैं। तो उन्होंने अनाउंस भी किए थे, सोलर पे भी दिए थे, लेकिन वो सियासी नज़र के हवाले हो गए कि यानी कि सियासतदानों के पास चले गए और वडेरों के पास चले गए, बड़े बड़े ज़मींदारों के पास चले गए। तो ये जो जहाँ पर रिप्लेस होने थे वो सोलर पे अभी तक रिप्लेस नहीं हुए। हम जैसे कि हमारे पास सिंध में हाला डिवीज़न है, नवाबशाह डिवीज़न है, स्कार्प इरिगेशन डिवीज़न, नौशेर अफरोज़ की डिवीज़न है, घोटकी डिवीज़न है। तो इसमें ये सबब था कि वो जो सीम का पानी ऊपर आ रहा था तो उसको कम करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम करने के लिए ये बनाए गए थे। तो उस सूरत हाल में ये अभी तक जो है ना हमारे पास ये है कि 200 तकरीबन नौशेर अफरोज़ में, ये यहाँ 600 तकरीबन 300 ट्यूबवेल है और तकरीबन 35 जो है वो पंपिंग स्टेशन है, लेकिन सब के सब जो है वो नाकार हैं। सोलर सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है लेकिन उसको भी फाल नहीं किया, उसके बावजूद भी इनको स्टार्ट नहीं किया गया। यार फाल करने के लिए एक तो नियत होनी चाहिए, एक दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉइंट है उसमें होना चाहिए कि भाई आप काम करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पर जब स्कार्प इरिगेशन में जब से यूनियन बन गई तो तब से ये सारा सिस्टम तबाह हो गया कि यूनियन काम करने नहीं देती और यूनियन वाले ड्यूटी नहीं करते। तो उस सूरत हाल से एक तो नए नहीं लगे, और जो सोलर होने चाहिए थे, पंपिंग स्टेशन का भी अलमिया है, वो ज़्यादती कर रहे हैं सिंध के आबादकारों से, फैमिलियों से, ख़ानदानों से, बच्चों से कि भाई आप उनकी ज़मीन जो खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे वो कहाँ जाएं, जिनके घर पानी में डूबे हुए हैं, रास्ते पानी में डूब जाते हैं, झील का मंजर देते हैं। और हमारे पास गवर्नमेंट सिंध को रोहड़ी कैनाल पक्का करने का ख्याल तो आ गया कायम अली शाह के दौर में कि रोहड़ी कैनाल जो एशिया का सबसे बड़ा कैनाल है, सक्कर से टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद तक जाता है, तो उसको पुख्ता करने के लिए उन्होंने वो काम कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो आगे उसके बाद भी तो होना चाहिए था ना, तो उसके बाद ना होने की वजह से वो एक फरलांग भी नहीं किया उन्होंने एक पक्का कि भाई आम आदमी को, सिंध को फ़ायदा होगा, पानी की बचत होगी, वो सीपेज से जो हमारे हज़ारों क्यूसेक, लाखों क्यूसेक पानी ज़ाया होता है वो नहीं होगा। लेकिन उन्होंने पुख्ता नहीं किया। पुख्ता न करने की वजह से और वो काम कागज़ों में होने की वजह से, आबपाशी खाते का काम कागज़ों में होने की वजह से, वो उसकी सीपेज की वजह से आजकल सारा इस सीम बना हुआ है, यानी कि आप देख कर आए हैं कि वो सीम बना हुआ है। और उसमें जो बने हुए हैं मोटर, जो पंपिंग स्टेशन बनी है, वो चलाते नहीं है, चलाने वाले नहीं है, मेंटेनेंस करने वाले क्यों नहीं है। बजट तो है, बजट भी है, कागज़ों में पूरी है, बजट आती है, और लेकिन यहाँ पर सिर्फ तनख्वाह के अलावा जो दूसरे सारे जो पैसे होते हैं वो वापस जाते हैं, और उनको यानी कि वज़ीरों को जो मर्ज़ी है वो काम कराना है, जो नहीं कराना है वो नहीं होता।
जी बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की आपने बातें सुनी, उनका यही कहना था कि महकमा इस्कार की नाअहली कहें, करप्शन कहें, तो इससे जो रोड़ी केनाल गुजरने वाला रोड़ी केनाल है उसको पुख्ता किया जाए और मुख्तलिफ जो पंपिंग स्टेशन और ट्यूबवेल जो हैं उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए, चलाया जा सके, ताकि हमारे पास जो सेम है उसको ख़त्म किया जा सके। नाज़रीन, आपने इलाके में सेम की सूरत हाल देखी। इस हवाले से इलाका मकीन, माहिर ज़राअत और इस्काब के अफसरान की बातें सुनी। अब देखना यह है कि सिंध गवर्नमेंट महकमा इस्काब को बेहतर करने के लिए और सेम को ख़त्म करने के लिए क्या इक़्तिदामात करती है। बोल जमहूर में मैं हूँ सक्खर से शाहिद अली। आज एक अहम और मसले की जानिब निशानदही करेंगे। ये मसला है रेलवे सक्खर डिवीज़न का। सक्खर डिवीज़न रेलवे की हदूद पंजाब के शहर खानपुर से शुरू होकर टंडवादम और बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी पे जाकर इख्तिताम पजीर होती हैं। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तवील ये डिवीज़न है और रेलवे का ये डिवीज़न खूनी डिवीज़न कहलाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने बड़े मुसाफिर ट्रेनों के हादसा हुए हैं वो सब इसी सक्खर डिवीज़न में हुए हैं, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर जाँ बहक, सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं और रेलवे को बड़ा नुकसान पहुंचा है। करोड़ों रुपए एक एक हादसे में नुकसान पहुंचा है। सूरत हाल है क्या, ये रेलवे ट्रैक जो है उसकी क्या सूरत हाल है, आज इस पर बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रोड़ी से सक्खर और सक्खर से बलूचिस्तान जाने वाले रेलवे ट्रैक पर। यहाँ रेलवे ट्रैक की सूरत हाल है क्या, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से दर्जनों ट्रेनें रोज़ाना सुबह शाम गुजर रही हैं, लेकिन इसकी सूरत हाल आप देखें, ये स्लीपर की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर कुछ इसी तरह की ख़राब सूरत हाल आपको हर जगह नज़र आएगी। टूटे हुए जो है वो स्लीपर आपको नज़र आएंगे, टूटे हुए स्लीपर, यानी कि यहाँ सक्खर में रेलवे स्लीपर फैक्ट्री भी है, उसके बावजूद यहाँ पर टूटे हुए स्लीपर आपको नज़र आएंगे। और दूसरा ये कि स्लीपर पर जो ये रेलवे ट्रैक है वो भी दुरुस्त अंदाज में जो है फिक्स नहीं है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। आप देख कर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में जो रेलवे का निज़ाम है वो किस तरह चल रहा है, किस तरह मुसाफिरों की ज़िंदगियों को दांव पर लगाया जा रहा है। अब आप देख लीजिए, इस पर से रोज़ाना जो है वो सक्खर एक्सप्रेस समेत मुतादिद ट्रेनें और मालबरदार ट्रेनें गुजरती हैं। देखें, इसमें कहीं भी कोई कील नहीं लगी हुई है, कोई इसको ज्वाइंट करने के लिए कील नहीं लगी हुई है। और ज़्यादातर जो यहाँ पर स्लीपर आपको नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ कि वो भी तकरीबन जो है वो मतलब ये है कि एक एक कीलें जो हैं उनमें लगी हुई हैं, जिसके बायस ये रेलवे ट्रैक जो है वो डेंजर हो जाता है और गाड़ियाँ जो हैं वो पटरी से उतर जाती हैं। और यहाँ पर सूरत हाल आपको दिखाता जा रहा हूँ मैं आपको। अभी हम सिर्फ एक जगह पर मौजूद हैं और ये बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब को मिलाने वाला रेलवे ट्रैक है। आप देख लीजिए, यहाँ भी यही सूरत हाल है। ये प्लेट है, ये इसकी एक यहाँ पर कील मौजूद नहीं है, ये खाली सुराख हैं। इसी तरह जिस तरफ भी हम नज़र डालेंगे इस रेलवे ट्रैक पर, जहाँ जहाँ हम नज़र डालेंगे वहाँ वहाँ सूरत हाल आपको ऐसी ही खौफनाक नज़र आएगी। ये वो मामला है जिसको आज बोल जमहूर यहाँ से आवाम के लिए उठाने जा रहा है। ये रेलवे ट्रैक की हालत ज़ार है क्या, उसी की वजह से हादसा हो रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही है और रेलवे ट्रैक की इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है। सबसे पहले कोशिश करेंगे, बात करेंगे DS रेलवे सक्खर डिवीज़न से, जो रेलवे में सबसे बड़ा ओहदा है इस डिवीज़न में, उनसे बात करेंगे कि रेलवे ट्रैक की क्या सूरत हाल है, जो स्टेशंस हैं उनमें सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। इसके लिए SP रेलवे से बात करेंगे और आम शहरियों से भी बात करेंगे जो रेलवे से सफ़र करते हैं और खौफ में मुब्तला नज़र आते हैं। तो आइए बोल जमहूर के इस प्लेटफार्म से आज इस अहम मसले की जानिब निशानदेही करते हैं, जिससे हज़ारों मुसाफिरों की रोज़ाना जान का मसला है और रोज़ाना जो ये हादसात होते हैं उसकी वजह बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपको दिखाते हैं, आइए। सफ़र तो वैसे बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय करते हैं, हम जाते हैं, बहुत खुशी होती है। लेकिन ये कि जब ये ट्रेनें इतना लेट पहुंचती हैं, टाइम होता है अगर 5 बजे का तो 2 घंटे 4 घंटे लेट हो जाती हैं, इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में इंतज़ामिया को कुछ करना चाहिए ताकि ट्रेनें टाइम पे पहुंच सकें और जो मुसाफिर हैं जो इतनी परेशानी का सामना करते हैं तो उनको परेशानी से बचा सकें। 6:30 बजे का टाइम था और 11 बजे ये पन्नो आकिल पहुँची है। अब ये देखो 12 बज रहे हैं यहाँ पर रोड़ी से। अब शाम रात को 9-10 बजे पहुँचेंगे जाके।
ये कोई सहूलियत नहीं है ना, ये टाइम पे गाड़ी आ ही नहीं रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आवाम परेशान, रश तो देखो कितना है। ऐसे ही कराची से आते हुए यही हाल है, यहाँ से जा रहे हैं ये भी यही हाल है। ट्रेन का सफ़र जो है ना बहुत आरामदेह है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो ट्रैक है ना कराची से लेके रोहड़ी तक वो मज़े के नहीं है। मतलब बहुत दिल जो है ना घबराता रहता है हमारा। हम रेलवे का सफ़र करते रहते हैं, बहावलपुर से हम आते हैं कराची जाते हैं, लेकिन अब तो इसके रेलवे ट्रैक की वजह से इसके बहुत हादसात हो रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि जो इसके रेलवे ट्रैक हैं उनको बहाल किया जाए, उनको सही तरीके से उनको चलाया जाए, उनको सही किया जाए, उनकी मरम्मत की जाए, क्योंकि आजकल ट्रेन के बहुत से हादसा हो रहे हैं। सर यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है उसको सही किया जाए, क्योंकि पहले भी इसके हादसा ज़्यादा हुए हैं और यहाँ से ट्रेनें मुसाफिर हैं, हर कोई जाता है, और पहले भी जो हादसा हुए हैं उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि रेलवे ट्रैक को सही किया जाए। बहुत सी जानें, और मेरी यही रिक्वेस्ट है रेलवे से कि यहाँ सक्कर डिवीज़न के जो कराची बेल्ट तक जा रही है उसको सही किया जाए। ये जो रेलवे के सिस्टम है ये सारा निज़ाम ख़राब है। हमने इतना पैसा भी लगाया है और ना इसमें पानी है, ना कुछ और है, ना सहूलतें हैं, और हर वक्त ट्रैक ख़राब रहता है। अभी हम सुबह 11 बजे, कल सुबह पेशावर से 11 बजे हम बैठे थे, अभी तक जो है ना अभी तक 11 बज गए, अभी 12 है, तकरीबन 25 घंटे हमारे हो गए, अभी तक ये कराची नहीं पहुँचे। यार ये तो इधर मरीज़ है, इसमें इस लोगों को तकलीफ़ है। लोग कहते हैं कि हमें सहूलत मिले कि हम जल्दी पहुंच जाए, और इस तरह नहीं हो रहा है, तो हम किधर जाएं? ना बस में सफ़र कर सकते, और हम इसी वजह से इधर सफ़र करते हैं कि हुकूमत को थोड़ा फ़ायदा पहुंचे ना। सक्खर रेलवे डिवीज़न में खानपुर से टंडवादम और खानपुर से सिब्बी तक रेलवे ट्रैक की क्या सूरत हाल है, उस पर कितना काम हुआ है, क्या रेलवे ट्रैक अब जो है महफूज है, इस हवाले से बात करते हैं डिविजनल सुपरिटेंडेंट सक्खर रेलवे फरमान साहब से। 2022 के फ्लड्स के बाद आपको पता है कि यहाँ पे हमारा ट्रैक काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था, उसकी वजह से पूरे सेक्शन के ऊपर जो है ना हमने इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन यानी बहुत कम स्पीड के साथ गाड़ियाँ बहाल की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने स्पीड ट्रैक को ठीक करना शुरू किया, और जो अपने रिसोर्सेज थे उसमें हमें जो मरकज़ी हुकूमत है उनसे हमने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए, बल्कि अपनी रिसोर्सेज के साथ आहिस्ता आहिस्ता मशीनें लगा के और उसमें चीज़ें वगैरह लगा के वो ट्रैक को आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर किया। मीनवाइल ट्रैक की खस्ता हालत को देखते हुए फिर मरकज़ी हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने 2 PSDP प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव कर दिए, जिसमें एक है टंडवादम से रोहड़ी तक। उसमें 69 किलोमीटर जो हमारा ट्रैक है जिसके अंदर लकड़ी के पुराने स्लीपर लगे हुए हैं वो रिप्लेस होने, और 10 किलोमीटर की कंप्लीट ट्रैक रिमूव होना है, यानी कि रिहेबिलिटेट होना है। उसमें से 14 किलोमीटर जो है वो हो गया है और मज़ीद पे काम चल रहा है। इसी तरह जो हमारा रोहड़ी से लेके खानपुर जो सेक्शन था उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एक और मंसूबा था जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रूव किया। उसके अंदर भी हमने कोई 40,000 स्लीपर जो है वो जो टूटे हुए थे वो रिप्लेस कर दिए हैं, और उसमें भी 20 किलोमीटर ट्रैक ऐसा है जिसकी प्रोक्योरमेंट हो गई है। चीज़ें जो बाहर से आनी है वो जैसी आ जाएंगी तो ऑन ग्राउंड जो है जो पुराना ट्रैक है 20 किलोमीटर वो मुकम्मल तौर पे रिप्लेस हो जाएगा। बिल्कुल हमारा अपना एक इंस्पेक्शन का रिजीम है जिसमें निचले लेवल से लेके ऑफिसर्स लेवल तक पे हेडक्वार्टर के लेवल तक ऑफिसर्स जो है वो आते हैं, इवन हम लोग भी जाते हैं। मैंने ख़ुद इंस्पेक्शंस की हैं, लोगों को टेकअप किया है, लोगों को ट्रांसफ़र किया है, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है और हम कर रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम लेकर इस वक्त भी हमारे यहाँ काफ़ी काम चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ फाटक होते हैं, अब उनकी फाटकों की हम ओवरहालिंग कर रहे हैं, उसके रोड सर्फेसिस को ठीक कर रहे हैं, तो ये उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ही हो रहा है। इन 2 प्रोजेक्ट्स का जो मैंने जिक्र किया, इनसे पहले भी एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर जो टूटे हुए स्लीपर थे 1,41,000 वो चेंज हो गए। जो टूटे हुए स्लीपर थे वो सारे रिप्लेस हो गए हैं। उसका ये फ़ायदा हुआ कि जो आपने निशानदेही की है कि जी फिटिंग शॉट और वो निकले हुए, वो अब काफ़ी हद तक वो मसला जो है वो रिज़ॉल्व हो गया, उसमें जो कमी थी फिटिंग की वो पूरी हो गई। सक्खर डिवीज़न में रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी का भी बड़ा अहम मसला है। अहम मामला है ये सिक्योरिटी के हवाले से। जो स्कैनिंग मशीनें लगी हुई हैं जैसे रोहड़ी स्टेशन पर लगी है, ये मशीन ख़राब है, इसलिए
एसपी रेलवे की जानिब से मैनुअल जो है वो मुसाफिरों के सामान की तलाशी कराई जा रही है। ये मशीन ताहाल सही नहीं हुई है। सिक्योरिटी के क्या मामला हैं, आइए बात करते हैं एसपी रेलवे राना अरसलान से। ये जो सक्खर डिवीज़न है ये बुनियादी तौर पे तकरीबन 1050 किलोमीटर जो पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसमें ब्रांच लाइनें भी हैं और हमारी मेन लाइन जो है रेती से लेकर टंडो आदम तक वो शामिल है। इसमें बुनियादी तौर पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट तो होती है स्टेशन पे, और हम इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे एसएसपीज़ हैं, हम उनसे कोलैबोरेशन के साथ उनकी नफरी भी हम इन केस ऑफ कोई भी हमारी मूवमेंट होती है वीआईपी से मुराद है कि ड्राइविंग स्पेशल है, सिक्स स्पेशल है या कोई अदर एक्टिविटी है, तो हम उनको इंश्योर करवाते हैं कि उनकी जो फोर्स है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नफरी भी हमारे स्टेशंस पे और सराउंडिंग में मौजूद हो। तो चैलेंज तो है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको हमारे जो आईजी साहब हैं राव सरदार साहब, उनकी इस हवाले से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो जो रेलवे के मुसाफिर हैं उनके सफ़र को सेफ़ बनाना है। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह दिन रात जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारी जो बुनियादी तौर पे कोशिश है, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, डिवीज़न बहुत बड़ा है और मैन पावर भी कम है और रिसोर्सेज भी कम हैं, तो उसमें हमारे पास जो 2-3 ऑप्शंस होती हैं। एक तो हम कोशिश कर रहे हैं जितनी हमारी एंट्री पॉइंट्स हैं स्टेशन में वो हम प्रॉपरली उसको सिक्योरिटी लगा रहे हैं कि वहाँ से कोई बंदा एंटर ना हो। जहाँ पे बाउंड्री वाल है, अगर उसमें बाउंड्री वाल डैमेज है तो हम उसको रिपेयर करवा रहे हैं। एंट्री पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे हमने जो डिप्लॉयमेंट रूटीन में जो 5-6 बंदे होती थी, हमने उसको बढ़ा दिया है ताकि मैक्सिमम जो है आने वाले मुसाफिर हैं उनको हम चेक कर सकें। तीसरा ये है कि हमारे पास जो हमारे सेंसिटिव स्टेशंस हैं वहाँ पे हम इंश्योर कर रहे हैं कि अगर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं और उनमें कोई डिफेक्ट है तो हम उसको एमरजेंसी बेसिस पे क्लियर करवाएं, और जहाँ पे इंस्टॉल नहीं है उसका हमने प्रपोज़ल भेजा हुआ है, वो विद इन 2-3 डेज़ हम उसको फाइनलाइज़ करेंगे। हमारे जो 3-4 अहम स्टेशन हैं उस पे हम इनिशियली कर रहे हैं, उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारी जो सर्विलेंस है वो ह्यूमन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे चली जाए, उसको हम इफ़ेक्टिवली ताकि मोनिटर करें। उसमें हमारे जो इश्यूज़ हैं नफरी के वो हम मैनेज कर सकते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विलेंस को बेहतर करें तो ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सिक्योरिटी को हम इम्प्रूव करेंगे। महकमा रेलवे सक्खर डिवीज़न का ट्रैक जो है उसकी हालत दुरुस्त नहीं है, इसकी वजह से तमाम मामलात ख़राब हो रहे हैं, यहाँ हादसात हो रहे हैं। जितनी ट्रेनें लेट हो रही हैं वो इस ख़राब ट्रैक की वजह से होती हैं, क्योंकि सक्खर डिवीज़न में जो ट्रेनें हैं वो सुस्त रफ्तारी से चलती हैं चूँकि ट्रैक ख़राब है। इसलिए ट्रैक के मेंटेनेंस की ज़रूरत है, सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, CCTV कैमरे और स्कैनिंग मशीन की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अगर हम ये तमाम काम करेंगे तो मुसाफिरों को खैर व आफियत उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचा सकेंगे, वरना मुसाफिर ट्रेन में सफ़र करने से डरते रहेंगे और महकमा रेलवे का निज़ाम जो है वो इसी तरह ख़राब रहेगा। इसलिए महकमा रेलवे को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये था आज का बोल जमूर। आइए चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब। वेलकम बैक बोल जमूर। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोयटा के एक बहुत ही मशहूर बाज़ार में जो कांसी रोड पे वाक़या है, जिसे कहा जाता है लंडा बाज़ार। इसे लंडा बाज़ार के अलावा ये भी कहा जाता है एलजी बाज़ार, और इसके अलावा इसे सेकंड हैंड कपड़ों का बाज़ार भी कहा जाता है। मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे मिलती है। अगर बात की जाओ तो कोयटा में कितने लंडा बाज़ार है, तो यहाँ पे एक ये लंडा बाज़ार, इसे कांसी रोड का लंडा बाज़ार कहा जाता है। इसके अलावा जेंट रोड पर एक लंडा बाज़ार है और इसके अलावा जो है वो सरियाब रोड पे एक लंडा बाज़ार है। लेकिन जहाँ मैं आज आपको लेके आई हूँ वो कोयटा का फेमस लंडा बाज़ार है, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है। तो आज मैं आपको विज़िट कराऊंगी कि कोयटा के फेमस लंडा बाज़ार में कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पे किस किस्म की जैकेटें, कोट, क्योंकि कोयटा में इन दिनों वाकई बहुत सर्दी है, नुक्ता जमात से जो है वो तक सर्दी पहुँच चुकी है। और इसके अलावा लोग यहाँ पे इसलिए भी गर्म कपड़े खरीदने आ गए हैं क्योंकि कोयटा में गैस जो है वो बहुत कम हो चुकी है। कई इलाकों में तो गैस मौजूद नहीं है, तो लोगों ने अपने आप की बॉडी को गर्म रखने के लिए जो रुख कर लिया है लंडा बाज़ार की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी के कपड़े आपको मिल जाते हैं बल्कि आपको गर्म मलबूसात भी मिल जाते हैं।
तो आज हम जानेंगे ये जो कोयटा का फेमस लंडा बाज़ार है, इसमें कपड़ों के अलावा क्या क्या मिलता है, आपको क्या क्या चीज़ें कितने की मिल जाएगी, और बहुत से लोगों से बातें भी करेंगे और दुकानदार से बात भी करेंगे कि ये जो कपड़े हैं वो कहाँ से आते हैं और कौन सी कंपनीज़ हैं और किस तरह कोयटा तक पहुँचते हैं। तो चलते हैं लंडे बाज़ार का रुख करते हैं, का विज़िट करते हैं और आपको इसकी शॉपिंग के बारे में बताते हैं। जहाँ मैंने आपको कोट्स दिखाए, स्वेटर्स दिखाए और डिफरेंट चीज़ें दिखाई हैं, वहाँ पे मैं अभी आपको एक रेडी भी लेके आई हूँ, क्योंकि सर्दी का मुकाबला जुराबों से के साथ भी किया जाता है, क्योंकि पाँव ठंडे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे सॉक्स मिलते हैं, तो यहाँ पे जानते हैं कि ये सॉक्स कितने की मिलते हैं। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे सॉक्स जो आई हुई हैं, जुराबें जो आई हुई हैं, वो कितने कितने रुपये की है? ये जो है ना, ये जुराबे जो है ना लेडीज़ भी होते हैं, इसमें जेंट्स वाले भी होते हैं, इसमें मुख्तलिफ रेट है ना, 50 रुपया का भी होते हैं, 100 रुपया का भी होते हैं, 150 का भी होते हैं। जिसमें जो है अच्छा वो है जुराब, वो 200-250 तक मिलते हैं। जो सा अच्छा है वो यहाँ पे भी है, ये वाले, और ये जो है ना ये शापर में भी रखा हुआ है, ये वाले छुपा के रखा हुआ है। जी हाँ। क्यों छुपा के क्यों रखा हुआ है? बस तो मैडम जो है ना, जब लोग जो है ना देखते हैं तो फिर ये सस्ते वाले पहले दिखाते हैं और फिर बाद में जो है ना कहता है अच्छा चीज़ दिखा दो, फिर उसको ये चीज़ दिखा देते हैं। और फिर ये जो है ना ये जुराब भी है, और ये वाला मोटा वाला है सर्दी वाला। ये कितने का है? ये तकरीबन 180 रुपया का है मैडम। 180। अच्छा ये बताइए, ये जुराबें कहाँ से आती हैं? ये कराची से लेकर आते हैं मैडम। ये लंडा बाजार की नहीं है? लंडा बाजार की है, लेकिन ये जो है ना कराची से आते हैं और हम लोग कराची से लेकर आता है यहाँ, फिर हम होलसेल पे भी बेचते हैं, बस ये रेडी भी लगाते हैं। कोरिया वाला भी है, जापानी भी है, और चाइना वाले भी आते हैं। कोरिया वाला कौन सा जो सबसे अच्छा? कोरिया वाला ये है, और ये है चाइना जो है ना, चाइना फिर इसमें ये वाले भी है, और ये वाले भी है। ये कितने का? ये चाइना वाला जो है ना ये 80 रुपया, 50-100 रुपया तक भी बेचते हैं। और कोरिया वाला और जापानी 180 रुपये। बस ये जो है ना मैडम ये थोड़ा मोटे है, ये 180 रुपया का दे देते हैं, और ये 200-250 रुपया का फिर ये दे देते हैं। तो ज्यादा लोग कौन सा जुराबे पसंद कर रहे हैं? बस जब गरीब लोग होते हैं, जिस तरह हम गरीब है, वो बस ये 80-50-100 वाले पहनते हैं। जो अमीर होते हैं वो फिर ये चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, पसंद कर लेते हैं। ज्यादा गरीब लोग यहाँ पे आते हैं, ज्यादा अमीर लोग आते हैं? बस मैडम क्या बोले, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। अमीर जो है ना अपना वस के मुताबिक सामान खरीदते हैं, और गरीब जो है ना अपना वस के मुताबिक सामान खरीदते हैं। यहाँ पे रेडी वाले ने हमें बताया है कि इसके पास कोरिया, जापानी और इसके अलावा चाइना की भी जुराबें मौजूद हैं, और मैंने उसके मुख्तलिफ रेट भी आपको बताए हैं। ये आप यहाँ पे मुख्तलिफ, जैसे आप लंडा बाज़ार में आएंगे तो मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे रेडियाँ हैं, जहाँ पे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सॉक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग शॉपिंग करने आते हैं इन दिनों, वो तो मोटी जुराबें ख़रीदने आती हैं, जिसके रेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दिनों बाद ही 2.5 महीने की छुट्टियाँ होती हैं स्कूल्स की, तो स्कूल की छुट्टियों के बाद यहाँ पे जैसे छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं तो यहाँ पे रश ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्कूल्स की भी जुराबें बआसानी कीमतों में मिल जाती है, जो मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्या होता है। इस टाइम मैं जिस दुकान पे मौजूद हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्वेटर्स मौजूद हैं और कोट है। तो हम यहाँ पे दुकानदार से बात करेंगे कि लोग शिकवा कर रहे हैं कि जो महंगाई है यहाँ पे भी डेरे जमाए हुए हैं, और मार्केट की रेट में ही आप लोग यहाँ पे सेकंड हैंड कपड़े बेच रहे हैं। तो सर मुझे बताइए, क्या ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो मार्केट की रेट पर कपड़े सेल कर रहे हैं, नहीं कोट वगैरह, स्वेटर वगैरह? हमारे कोट इस वजह से महंगे है कि बाहर से आते हैं, इस पर टैक्स लगता है, और कंटेनर महंगी चीज़ें इसमें आते हैं, और इस वजह से महंगे। तो ये कहाँ से आते हैं, किस जगह से आते हैं? फ्रांस, लंदन, इस जगह से आते हैं, बाहर ममालिक से आते हैं सारे। तो फिर लोग जो शिकवा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि यहाँ चीज़ महंगी मिल रही है, मार्केट में सस्ती मिल रही है? बिल्कुल बेशक महंगी है, क्योंकि आवाज़ से हम आम लोगों को महंगे आते हैं, इस पर टैक्स आजकल लगता है, इस खातिर से महंगे आते हैं। क्वालिटी की बात करते हैं कि क्या मार्केट की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी एक जैसी होती है? नहीं, बहुत फर्क है। बाहर वाले जो होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, इसमें ऐसी क्वालिटी आती है कि बहुत महंगे कोट आते हैं, इसमें ऐसे कोट आते हैं कि 20,000 तक भी कोट हो जाता है, ऐसे कोट आते हैं कि 15,000 तक भी हो जाता है, इस तरह कोट आते हैं। फिर दुकान में इस टाइम सबसे महंगा कोट कितने का है? महंगा कोट तो फिलहाल नहीं है। ये जो पीछे लटका हुआ है वो क्या है? ये कोट है, एक दाना पड़ा हुआ है, वो भी मुझे। क्या प्राइस है इसकी? प्राइस 12,000 रुपये। इसकी प्राइस 12,000 रुपये? इसमें क्या है जो 12,000 का ये कोट है? बस इसकी खासियत है,
क्या खासियत है? कंपनी है, ब्रांड है बस। तो ये जरा हमें दिखाएंगे उतार के कि किस इसमें 12,000 का हम कोट जो है वो 12,000 का मैं आपको कोट दिखा रहा हूँ जो कोयटा के एलबी मार्केट कांसी रोड में मिलता है। तो इनको मैंने कहा हमें दिखाए तो सही इसमें 12,000 की क्या खूबी है। तो ये जी वो कोट रहा है जो अंदर से इसमें फर लगे हुए हैं और ये जो बालू की चमड़े से बने हुए, भालू के चमड़े से बने हुए हैं। अच्छा, ये लेदर का यानी कि किसी जानवर के लेदर का बना हुआ है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल लेदर है और अंदर जो है वो फर लगी हुई है। कंपनी का नाम तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये कोट आपको 12,000 रुपये का मिलेगा अगर आप कोयटा में आके ये लेना चाहते हैं, क्योंकि इस पर ये लेदर है, क्योंकि लेदर आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसके अलावा इनका हम यहाँ पे स्वेटर्स की कीमत भी पूछ लेते हैं, क्योंकि कोट की तो प्राइस मैंने आपको बताई। अच्छा, ये बताइए कि ये स्वेटर जो है ये मार्केट में भी इस तरह के स्वेटर्स आए हुए, इसकी क्या प्राइस है? इसकी तकरीबन 600-700 तक प्राइस है। 600-700 तक प्राइस है। और अगर आम शहरी लेने आए तो कितना डिस्काउंट दे देते हैं आप लोग? 200-300 तक डिस्काउंट कर लेंगे। अच्छा, ये 12,000 को कितना डिस्काउंट करेंगे? इसके मुनासिब लगा देंगे 8,000 तक फाइनल, इससे 10,000 पैसे कम नहीं। अगर आप लोग आना चाहते हैं इस कोट के लिए तो जो 12,000 का कोट है वो आपको 8,000 का मिल सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट किसी दुकान पे और वहाँ पे तलाश करते हैं और कितना महंगा कोट हमें मिल सकता है और कितनी महंगाई है। मैं एक और दुकान पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हम तलाश करेंगे कि सबसे महंगा कोट, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में या तो कोट जैकेट या स्वेटर ख़रीदे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि यहाँ पे हम इनसे बात करेंगे इस दुकानदार से कि इनके पास सबसे महंगा कोट कितने का है और सबसे सस्ता भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सर बताइएगा सबसे महंगा कोट जो आपके पास है वो कौन सा और कितने का है? कोट तो ये सामने आपके साथ ये लगे हुए सारे मतलब 2,000-2,500 तक दे रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सारे ब्रांडेड कोटे हैं इसमें, जैसे लॉन्ग वाले सारे लगे हुए 2,500, 2,000, 3,000 तक। सस्ते से हमारे पास जो है ना 800, 500, 600 तक भी मिल जाएगा। स्वेटर्स भी कभी भी इसी तरह रेटों में है, 600, 700, 800, 500, 1,000 तक लॉन्ग शॉर्ट स्वेटर्स भी मिल जाएंगे। बाकी बच्चों की वैरायटियाँ भी हमारे पास मिल जाती है, 200 से 300 से शुरू तक 600, 700, 800, 1,000 तक मिल जाएंगे वैरायटियों में। अच्छा, अगर ये जो आपके पीछे कोट लगा हुआ है ये थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला कोट, ये कहाँ का है? क्या इस पे ब्रांड लिखा हुआ है और ये कितने का मिल जाएगा? तकरीबन मतलब 2,000-2,500 तक बताते हैं, बार्गेनिंग में जितना बस वही 1,500-1,800 तक निकल। तो ये कहाँ से आया हुआ है? कराची से आते हैं सारे। तो कराची से कहाँ से? कराची से बाहर से है? कराची मुख्तलिफ कंट्रियों से आता है इसका। तो लंदन वाले भी आते हैं इसमें, अमेरिकन आते हैं, हर मुल्क, चाइनीज़ भी आते हैं इसमें। अक्सर अभी वैरायटी चाइना का इसमें। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों से बात करें तो लोग कहते हैं यहाँ पे जो चीज़ मिल रही है वो महंगी मिल रही है, मार्केट में भी वही रेट है, यहाँ पे भी वही रेट है। नहीं, तो मार्केट और इसका तो काफ़ी फ़र्क है। मार्केट में यही चीज़ें आप जाकर पता कर ले, आपको 8,000, 10,000 का पड़ेगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल उसका 3-4 गुना सस्ता चीज़ मिल रहा है, पायदार और अच्छा चीज़ मिल रहा है। तो फ़र्क तो बहुत है। फिर महंगाई का ये है, पीछे से है महंगाई है, हमें भी जो है ना महंगा पड़ता है। तो पहले टैक्स भी कम हो करते थे, किराए भी कम होते, अभी ख़रीद में भी हम लोग जो है ना ज़्यादा उठा रहे और किराए भी ज़्यादा लग रहे, तो इसकी वजह से हमें भी महंगा पड़ रहा है। तो लाजमी बात है ग्राहक को भी महंगा ही पड़ेगा। अच्छा, एक और बात हमने यहाँ देखी है, लोग कह रहे हैं कि जो दीगर सूबों से आए हुए हैं उनको आप चीज़ महंगी दे रहे हैं जबकि कहाँ के लोकल उनको सस्ता हो रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं, हम लोग बहुत खातर करते हैं। जो बोल लेते हैं कि हम लोग आए हुए उसके साथ खसूसी हम लोग स्पेशल डिस्काउंट करते हैं, ऐसे नहीं कि उसको फिर महंगा देते हैं। ये चीज़ हमें नहीं है भाई। यहाँ के दुकानदार का कहना था कि हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं और यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ हम जिस कीमत पे लोकल लोगों को दे रहे हैं वो हम दूसरों को जो है वो महंगी चीज़ दें। तो यहाँ पे मैं बच्चों की वैरायटी की तरफ अभी आई हूँ, इनसे जानते हैं कि बच्चों में सबसे अच्छी चीज़ हम ढूंढते हैं कौन सी है और कितने की मिल जाएगी। तो यह मुख्तलिफ बच्चों के यहाँ पे स्वेटर्स है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक की भी है। तो बताइएगा बच्चों के जो कितने एज तक के बच्चों के कपड़े आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ से मिल जाते हैं? तकरीबन 4-5 मंथ से शुरू, फिर 12-13 सालार साइज़ में हमारे पास मिल जाएंगी और रेट भी मुनासिब रेट है, ऐसे नहीं कि ज़्यादा रेट रखे हुए। अभी सारे आपके सामने 0 साइज़ लगा हुआ है, 250-300 बताते हैं, 200, 250, बस 300 यही रेट है। तो जैकेट इसमें कुछ फिर महंगे होते हैं, 600, 700, 800, 1,000 तक अच्छे जैकेट मिल जाते हैं। सारे ब्रांडेड होंगे, बिल्कुल न्यू पीस होंगे, सारे आपके सामने लगे हुए। बाकी जीन्स वगैरह वैरायटी सारे पड़े हुए आपके सामने। इस सर्दियों में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है और यहाँ पे, और कितनी आपको क्या लगता है कि सर्दियों में ज़्यादा रौनक लगी होती है यहाँ पे या गर्मियों में ज़्यादा? नहीं, सर्दियों का तो रौनक ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट पूरा साल यही 3-4 महीने के लिए हमारी दुकानदारी भी इसी से होती है।
यही 4 महीने 3 महीने हमारा सीज़न रहता है, बाकी तकरीबन ऑफ ही समझो। गर्मियों में ख़ास वैरायटी नहीं निकलते। अच्छा, यहाँ पे जीन्स भी नज़र आ रही है, ये जीन्स कितने कराची से ही आती है या कहीं और से बाहर से आती है? सारे कराची से आते हैं, हमारी वैरायटी टोटल कराची से आती है। तो कराची में कहाँ से आती होगी? मुख्तलिफ जो है उसमें लंदन की वैरायटी भी है, इसमें अमेरिकन भी है, इसमें जो है ना तकरीबन मुख्तलिफ वैरायटी आते हैं। तो जीन्स की क्या क्या प्राइस है? अब इसमें ये वाले लगे हुए 1000, 1200, 800, नीचे लगे हुए 500, 600, 700 नॉर्मल रेट है। शर्ट के रेट पे दे रहे हैं, इसे नहीं कि ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं। यहाँ के दुकानदार का कहना था कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो प्राइस में हमें मिलती हैं, हम उसे थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा लगा के चीज़ बेचते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि ख़रीदार यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद के जाए, क्योंकि ये 3 से 4 माह ही होते हैं जिसमें जो है यहाँ पे रौनकें बहाल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको स्वेटर, जैकेटें और कंबल वगैरह भी मिलते हैं। लेकिन मैं आपको और चीज़ें भी यहाँ पर दिखाऊँगी कि और भी आप यहाँ पर कोयटा के अगर कांसी रोड के लंडे बाज़ार में आते हैं तो और क्या चीज़ें ख़रीद सकते हैं। कोयटा के इस लंडे बाज़ार में मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें भी दिखाई हैं, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी हमने की है, जहाँ पे लोग ना सिर्फ कोट पर नहीं खरीदते थे बल्कि स्वेटर्स भी खरीदते थे। अगर इस लंडे बाज़ार में औरतों के मिलता है, इस लंडे बाज़ार में आपको यहाँ पे कंबल भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको रज़ाइयाँ भी मिल जाएंगी जो आसानी आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, और कम कीमत में मिल जाएंगी। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे बार्गेनिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो आप बहुत जल्दी मुझसे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।